आज हम लोग नायलॉन फाइबर यानी कि ताप सुनमय रेशे या संश्लेषित रेशे नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में थर्मोप्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नायलॉन कैसा रेशा है। नायलॉन एक ताप सुनमय रेशा या संश्लेषित रेशा है। आधुनिक युग का यह वैज्ञानिक चमत्कार माना जाता है। वैज्ञानिकों ने काफ़ी समय, श्रम और परिश्रम के बाद बिना प्राकृतिक रेशों या प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग किए हुए विशुद्ध रूप से केवल रासायनिक तत्वों के द्वारा ही ऐसे रेशों की खोज की, जिसकी मजबूती, टिकाऊपन, अस्थायित्व, चमक, कार्यक्षमता, विलक्षण प्रतिस्पंदता, तन्यता का मुकाबला कोई रेशा नहीं कर सकता है। इसके रख रखाव की बात की जाए तो इसका रख रखाव करना सरल है, आसान है। आज की जो सबकी लाइफ है वो काफ़ी बिजी लाइफ है और यह भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वस्त्र साबित हुआ है। इसकी सफाई करना, धुलाई करना सरल है और इसको इस्त्री करने यानी कि प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको धो और पहनो, वॉश एंड वियर ड्रेस के नाम से भी जानते हैं। इस वस्त्र को वॉश एंड वियर वस्त्र के नाम से भी जानते हैं। इसका रख रखाव करना अत्यंत कम समय और श्रम शक्ति कम लगता है और इसके गुण तो अनेक हैं। नायलॉन को जादुई रेशा के नाम से यानी कि मैजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इसे सुगम जीवन रेशा यानी कि इजी लाइफ ऑफ फाइबर के नाम से भी जानते हैं। नायलॉन के वस्त्रों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह काफ़ी हल्का होता है। इसके हल्केपन का कोई जवाब ही नहीं है। अभी तक हम लोग नायलॉन के बारे में ये जाने कि नायलॉन जो है आधुनिक युग का चमत्कार है और यह वैज्ञानिक जो है काफ़ी परिश्रम, समय और श्रम का प्रयोग करके इस वस्त्र को बनाए हैं। और दूसरी बात हम ये जाने कि वस्त्र जो है वह काफ़ी टिकाऊ है और जैसे कि बिजी लोगों के लिए यह एक अच्छा वस्त्र साबित हुआ है, क्योंकि इस वस्त्र को धो और पहनो, वॉश एंड वियर के नाम से भी जानते हैं। नायलॉन का जो रेशा है उसे जादुई रेशा या मैजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह वस्त्र क्या होता है, हल्का होता है और सदैव ताज़ा सा प्रतीत दिखाई देता है। शीत ऋतु में अगर आप यात्रा करते हैं तो इसे पहनना अत्यंत ही उपयुक्त रहता है। वास्तव में इसके रेशों से जादुई चिराग उत्पन्न होता है, जिसे हम जादुई रेशा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो नायलॉन है उसका उद्गम और इतिहास के बारे में क्या बातें आती हैं। उद्गम और इतिहास की बात की जाए तो नायलॉन का रेशा 20वीं शताब्दी की अनुपम देन है। नायलॉन की खोज का श्रेय डॉक्टर वेलेस एच केरोथर्स को जाता है। डॉक्टर वेलेस एच केरोथर्स जो ड्यू पोंट कंपनी के एक रसायन शास्त्री हैं, उन्हीं को जाता है। सन 1929 ईस्वी में अमेरिका के ड्यू पोंट डी नीमस एंड कंपनी ने इसे अनुसंधान किया और पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार कर दिया। पॉलीमराइजेशन का अर्थ होता है अणुओं को एक श्रृंखला में बांधना या एकत्र करना। इस प्रक्रिया में जानने की उनकी गहरी रुचि थी, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिर ये कैसे पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया द्वारा इसको बनाया जा सकता है। इस मिश्रण को उन्होंने टीन में भरा और टीन में भरने के बाद उसको क्या किया, बारीक छिद्रों से धीरे धीरे टपकाया। छिद्रों से निकलने के पश्चात यह क्या हुआ, सूखता चला गया और धागे का आकार लेता चला गया। खींचने के पश्चात क्या होता है, बारीक धागा अपनी मूल इकाई जैसे कि जो उसकी मूल इकाई थी उससे 7 से 8 गुना कहीं बड़ा होता चला जाता है। इसका धागा अत्यंत बारीक, लचकदार, मजबूत एवं रेशम के समान चमकीला होता है। इस पर निरंतर प्रयोग होता रहा और पता चला कि धागे के कैसे बनाए जा सकते हैं, यानी कि नायलॉन के धागे का निर्माण कैसे किया जा सकता है। फिर सन 1935 ईस्वी में जो पॉलीमर बने थे उसे हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल से मिलकर के बनाए गए थे। इन दोनों ही रसायनों में कार्बन के 6 परमाणु विद्यमान थे।
इसलिए इसके मिश्रण से जो भी पॉलीमर बने उसे पॉलीमर 66 का नाम दिया गया। इस प्रकार प्रारंभ में जो नायलॉन का निर्माण हुआ उसे 66 पॉलीमर कहा गया। बाद में सन 1938 ईस्वी में इसका नाम नायलॉन रख दिया गया। हालांकि नायलॉन का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, केवल बोलचाल की सुविधा के लिए ही इसे नायलॉन के नाम से संबोधित किया गया। सन 1940 ईस्वी में नायलॉन से बने हुए होजरी के वस्त्र भी बनने लगे। जैसे चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि नायलॉन जो पॉलीमर है वह कैसे पिघलता है और किस प्रकार से वाष्प द्वारा, वायु द्वारा वह सूख जाता है और फिर उसके बाद उससे निकल करके धागा तैयार होता है। धागे को खींचा जाता है और महीन कर दिया जाता है। धागे को खींचकर महीन करने की प्रक्रिया करने के बाद उसको लपेट लिया जाता है और अपनी इच्छानुसार जो भी वस्त्र तैयार करना होता है वो हम लोग तैयार कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। नायलॉन के इतिहास के बारे में हमको यह पता चलता है कि 20वीं शताब्दी में इसको खोजा गया था। खोजने का श्रेय डॉक्टर वेलेस एच कैरुथर्स को जाता है और यह भी देखा जाता है कि सन 1929 ईस्वी में अमेरिका की जो कंपनी थी उसने अनुसंधान किया और पॉलीमर नामक रसायन का आविष्कार करके इसके अणुओं को एकत्र किया और पता चलता है कि जो टिन होते हैं उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं और उसी से यह पॉलीमर टपकाया जाता है। टपकाने के बाद सूखता जाता है ये टपका हुआ पॉलीमर और उसके बाद क्या होता है, यह अपने आकार में ग्रहण कर लेता है। तो उसको जैसा खींचना होता है, जैसे मोटा धागा बनाने के लिए मोटे जो छिद्र होते हैं उससे गिराया जाता है, पतला धागा बनाने के लिए पतले छिद्र से रेशे को, उसके पॉलीमर को गिराया जाता है और यह जो अपनी मूल इकाई होती है उससे 7 से 8 गुना क्या होता है, ये अधिक होता है। इसका धागा बारीक भी होता है, लचकदार, मजबूत और रेशम में जैसे चमक होती है। जैसे कि रेशम के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि रेशम में चमक होता है। रेशम जो होता है वह सुंदर रेशा माना जाता है क्योंकि सभी वस्त्रों की रानी की भी इसे संज्ञा दी गई है। वैसे ही इस पर क्या होती है, मजबूती और चमक होती है। ऐसे ऐसे क्या होता है, धागे के पॉलीमर को तैयार किया जाता है और रेशे को बना लिया जाता है। जैसे कि होजरी के जो वस्त्र होते हैं इन्हीं से निर्मित होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि नायलॉन का निर्माण कैसे किया जाता है। नायलॉन के उत्पादन की अगर बात की जाए तो यह कई चरणों में संपन्न होता है। जैसे कि पहली जो प्रक्रिया है उसको पॉलीमेराइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। देखिए जो पहली प्रक्रिया है यह प्रक्रिया क्या है, अत्यंत कठिन है। इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, एक निश्चित अनुपात में तैयार कर लिया जाता है और इस तत्व को इस प्रकार से बनाया जाता है जैसे कि कोलतार, पेट्रोलियम तथा अन्य रासायनिक कच्ची सामग्री को मिला करके बनाया जाता है। जैसे कि आपके घर में भी प्रेशर कुकर होगा, प्रेशर कुकर की तरह एक बर्तन होता है। उस बर्तन में क्या होता है, इसको गर्म किया जाता है। जब गर्म कर दिया जाता है तो क्या होता है, जो अणु होते हैं वो आपस में मिल करके एक बड़ी श्रृंखला में बंध जाते हैं। जैसे कि कोई छोटी छोटी चीज़ों को पिघलाया जाए और वह बड़े रूप में एक दूसरे से चिपक करके बड़ा रूप धारण कर ले। वैसे ही क्या किया जाता है, उसको चिपका लिया जाता है। जब वो चिपक जाते हैं तो रिबन के रूप में, जैसे जो आप लोग अपने बाल में रिबन लगाते हैं उसके रूप में वह तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस रिबन पर पानी डाला जाता है और जब पानी जैसे डाला जाता है वैसे ही क्या होता है, ये जम जाता है। जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे जब प्लास्टिक पर पानी डाला जाता है तो क्या होता है, प्लास्टिक जम जाता है। वैसे ही क्या होता है, जब रिबन पर पानी डाला जाता है तो ये जम जाता है और जब ये जम जाता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और काटने के बाद ये जो होते हैं फ्लेक्स के टुकड़े कहलाते हैं। अब इन टुकड़ों को क्या किया जाता है, पिघला दिया जाता है। पिघला करके एक घोल बनाया जाता है और इस घोल को जो भी हम लोग चित्र के माध्यम से देखें, स्पिनिरेट, उसी के छिद्रों द्वारा जैसा हमको रेशा बनाना होता है वैसा बना करके हम क्या करते हैं, अपने रेशों को तैयार कर लेते हैं। दूसरी इसकी प्रक्रिया जो है, स्पिनिरेट में रेशों को निकालना। फ्लैक्स को अभी तक आप लोगों ने जाना कि फ्लैक्स को क्या किया जाता है, पिघला दिया जाता है। घोल प्राप्त हो गया। अब इस घोल को क्या करेंगे, स्पिनिरेट के छिद्रों से गुजार देंगे।
धागे की बारीकी या मोटापन स्पिनिरेट के छिद्र पर निर्भर करता है। जैसा उसका छिद्र होता है वैसा उसका धागा बन जाता है। इसका रेशा जो होता है मजबूत, लचीला और अद्वितीय चमक लिए होता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। अगली प्रक्रिया है रेशों को खींचना। अब बात आती है कि रेशे तो स्पिनिरेट के छिद्रों द्वारा निकाल लिए गए, अब इसकी तीसरी प्रक्रिया की जाएगी। जैसे कि हर एक वस्तु की लंबाई होती है, वैसे ही क्या होती है, इसकी जो लंबाई होती है उससे ये 7 से 8 गुना इसको हम खींच सकते हैं। जब इसकी लंबाई जैसे जैसे काट ली जाती है उसके अनुसार हम इस रेशे को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। और खींचने के बाद यह जब लंबाई प्राप्त कर लेती है तो यह क्या होते हैं, आपस में सट जाते हैं और यह चमकदार, पारदर्शी, लचीले और इनमें प्रतिस्कंदता के गुण भी पाए जाते हैं। प्रतिस्कंदता का अर्थ ये होता है कि इनके वस्त्रों को खींच करके जब फैला दिया जाता है और फिर जब छोड़ दिया जाता है तो अपनी पूर्व आकृति को ये प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किसी रबड़ को देखिए, रबड़ को क्या किया जाता है, जब खींचा जाता है तो वो फैल जाता है और फिर जब उसे छोड़ दिया जाता है तो अपनी पहले की आकृति को धारण कर लेता है। ठीक ऐसे ही इसका भी रेशा होता है। धागे की जो खींचने की प्रक्रिया होती है वह किससे होता है, मशीन से किया जाता है। और मशीन से खींच करके क्या किया जाता है, जैसे कि रील होती है ना, आप लोगों के घर में भी रील देखने को मिलती होगी, उस रील पर चढ़ा लिया जाता है। वो रील क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और बड़े बड़े वस्तुओं को बनाने में कार्य आते हैं, यानी कि उनका प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे चमक कम करना। नायलॉन का जो रेशा होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है और ये चमक जो होती है ना आँखों में चुभने वाली होती है। ऐसी चमक न पहनने में अच्छी लगती है न देखने में, इसलिए इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं कराई जाती हैं, जैसे कि टिटेनियम डाइऑक्साइड, वेरियल सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और ये रसायन जब प्रयोग में ला लिए जाते हैं तो क्या होता है, इनकी चमक कम हो जाती है और चमक कम हो जाती है तो हम अपने इच्छा अनुसार अपने वस्त्रों को अपने हिसाब से बना लेते हैं। अगली जानकारी नायलॉन से संबंधित हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब